हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में शुरू किया था कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज और उसके अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले जिन्होंने वो वीडियो देखा था आप मुझे ये बताएंगे कि वो वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिशियल था। दूसरी बात, हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम होगा क्या, उसका नाम होगा गुडविल वैल्यूएशन एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पर सुनो बच्चों, आगे तो हम लोग बढ़ ही लेंगे, खैर हमें आगे तो जाना ही है। आप में से जिसने भी चैप्टर 1 अभी कवर नहीं किया है, जिसने कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज का पहला चैप्टर अभी नहीं देखा है, तो पहले जाके वो चैप्टर देखिएगा, उसके बाद आकर इसे कंप्लीट कीजिएगा। अब हम लोग अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, आओ मेरे साथ चलो। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, चैप्टर है हमारा गुडविल वैल्यूएशन एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज जो हमारी चल रही है, सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, इस चैप्टर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आओ देखते हैं। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, देखते हैं। इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अरे तो बिल्कुल सही है, आगे चलो। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जिसे हम खुद मेहनत करके बनाते हैं, इसके बदले में हम किसी को कोई पैसे नहीं देते, तो वो बैलेंस शीट में नजर नहीं आती है। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। फिर भी एक बार बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। अ ट्रू वैल्यूएशन कैन नॉट बी पॉसिबल, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की ट्रू वैल्यू पॉसिबल है नहीं, आगे चलो। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में बिल्कुल तीनों बातें सही बताई जा रही हैं। तो इसका आंसर क्या है, इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आओ देखो मेरे साथ। कह रहा है व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। जब हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे होते हैं तब आपने वो टॉपिक किया होगा ना, जब हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं तो एबनॉर्मल लॉसेज, एबनॉर्मल गेन्स वो प्लस माइनस हो जाते थे, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है। देखो कह रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इट मस्ट बी डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ऐसा हम करते थे क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी बीइंग एन एबनॉर्मल गेन, उसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, पुराने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स, तो हम उसे माइनस कर देते थे, याद होगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला क्या किया जाएगा, ये डिडक्ट किया जाएगा। ये वाली बात तो बिल्कुल सही लिखी हुई है, आगे चलो। लॉस बाय फायर शुड बी एडेड बैक। एबनॉर्मल लॉस, इसने हमारे प्रॉफिट को घटाया था इन द ईयर ऑफ लॉस, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग ऐड बैक कर देते हैं। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगला देखो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इट मस्ट बी एडेड टू द नेट प्रॉफिट। क्या हम इसे ऐड करेंगे? नहीं, बल्कि अगर ये प्रॉफिट में ऐड होता है तो इसे हम लेस कर देते हैं, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। और गुडविल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं जो ऑपरेशंस की वजह से हम लोग कमाने वाले हैं फ्यूचर में। तो ये तो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो अगर ये ऐड भी है तो हमें तो इसे लेस करना होता है। तो ये वाली बात यहां पर बिल्कुल गलत लिखी हुई है, इनकरेक्ट लिखी हुई है। एक बार लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इफ ओमिटेड टू रिकॉर्ड इट मस्ट बी डिडक्टेड, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगर सैलरी रह गई थी माइनस करने से पिछले साल में, पिछले 2, 3, 4 जितने भी साल हमें दिए हुए हैं, तो हमें वो सैलरी भी माइनस करनी चाहिए, क्योंकि सैलरी हमारे बिजनेस का एक नॉर्मल खर्चा होता है, एक ऑपरेटिंग खर्चा होता है। तो इसके अंदर हमारा जो सही आंसर है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ देखो बेटा, एक और नया क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिचुएशन वेयर सैक्रिफाइस और गेन का रेशियो इट इज नॉट एप्लीकेबल। कि किन सर्कमस्टांसेस में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो अप्लाई नहीं होता है। देखो जरा, कह रहा व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको याद होगा इस चैप्टर के अंदर हम गुडविल को एडजस्ट करने के लिए गेन और सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करते हैं, ठीक है। बी में चेक करो,
एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रीमियम को बांटने के लिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी हम गेनिंग रेशियो को यूज करते हैं गुडविल कॉम्पेंसेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, व्हेन परचेज गुडविल इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, परचेज गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए तो हम ओल्ड रेशियो यूज करते हैं। तो बेटा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी की जो हमारी 3 सिचुएशंस हैं इन तीनों में हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का यूज करते हैं और ऑप्शन नंबर डी में हम ओल्ड रेशियो का यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, आओ जल्दी करते हैं शुरू। देखो बेटा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से, और इसमें आपके कई कंसेप्ट चेक हो जाते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। कह रहा है गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात कर रहा होगा। गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ, यहां 2 चैप्टर्स को एक साथ मिला दिया उसने, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज शेयर्ड बाय। कह रहा जब पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करते हैं तो रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है तो उसका हम क्या करते थे, याद करो, इट इज शेयर्ड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि कोई पार्टनर ना आ रहा है ना जा रहा है, वो सिर्फ अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकलता था इट इज डिवाइडेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। तो यहां पर तो क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए ऑल पार्टनर्स। आगे आओ, कह रहा वेयर एज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब एक पार्टनर एडमिट होता है, अरे जब एक पार्टनर एडमिट होता है तब भी तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है, तो वो नए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, तो वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहां पर क्या आना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंगली, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। आई थिंक आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और एनर्जी के साथ अगली वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा हमारा अगला हिस्सा जो इसके अंदर आने वाला है कॉम्पिटेंसी के अंदर, वो है असर्शन रीजन। बच्चों असर्शन रीजन बेहद आसान भी हैं, पर बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर कन्फ्यूजन रहती है। अच्छा, कन्फ्यूजन का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, वही अगर आपने चीज़ों को लॉजिक के साथ पढ़ा है तो मैं कह रहा हूँ असर्शन रीजन आपके लिए कुछ भी नहीं है। फ्री के नंबर है, फ्री के, कुछ नहीं है, सिर्फ सोचना है, लिखने का काम है ही नहीं, बस टिक ही तो करके आना है, ऑप्शन को ही तो लिखना है। तो कितना टाइम जा रहा है, कुछ भी तो नहीं। आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर का मतलब है यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो डाइंग पार्टनर है उसकी बात कर रहा है। डिसीज्ड पार्टनर इज ऑलवेज पेड गुडविल इन कैश बाय द गेनिंग पार्टनर और पार्टनर्स। अरे जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो क्या उसे गुडविल का हिस्सा कैश में देते हैं क्या हम? नहीं, हम गुडविल की एंट्री क्या डालते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहां पर ये वाली जो बात है ये तो फॉल्स है। आगे चलो जरा, ये देखो रीजन में क्या कह रहा है। कह रहा है गेनिंग पार्टनर या पार्टनर्स कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बाय पेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है। हम यहाँ पर गेनिंग पार्टनर जो होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट ही तो करता है। एंट्री अभी मैंने बोली गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो द असर्शन इज नॉट करेक्ट बट द रीजन इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो देखते हैं हमारे कौन सा ऑप्शन इस पे फिट आता है। हाँ जी, देखिए आप, इसके अंदर हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। असर्शन इज नॉट करेक्ट बट द रीजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। असर्शन रीजन के अंदर ही हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, असर्शन क्या कह रहा है, कह रहा है द गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय वे ऑफ पेमेंट टू हिम एज गुडविल अकॉर्डिंग टू द गेनिंग रेशियो। क्या ये ठीक कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। दोबारा पढ़ो एक बार। द गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय वे ऑफ पेमेंट टू हिम एज गुडविल अकॉर्डिंग टू द गेनिंग रेशियो। तो ये बिल्कुल ट्रू है। आप जरा रीजन पे बात करते हैं। कह रहा है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसी भी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। है तो ये भी ट्रू, है तो ये भी ट्रू, पर
क्या इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, क्या ये रीजन पहली लाइन का रीजन है कि नहीं। अब हमें ये चेक करना है, ये दोनों लाइनें अपने आप में ट्रू तो हैं, पर क्या इन दोनों लाइनों का आपस में लिंक है क्या, नहीं। आप ठीक से सोचो, यहां पर जो बात की जा रही है वो गुडविल की जा रही है, और यहां पर जो बात की जा रही है वो रिजर्व की जा रही है। तो दोनों लाइनें अपने आप में तो ट्रू हैं, पर दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो अगर हम आए तो अकॉर्डिंगली बी इसका सही आंसर होना चाहिए। पढ़ो, assertion and reason are correct, but the reason are is not the correct explanation of assertion। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलो बेटा एक बार जरा इसको समझते हैं, एक और assertion रीजन का क्वेश्चन। assertion में क्या कह रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट बाय नेचर। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है? हाँ, वो बिल्कुल एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या हम शो करते हैं, एसेट की वैल्यू में अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीज हो गया है तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट या लॉस आया है, जो गेन या जो लॉस बना है। सिमिलरली लायबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से भी जो गेन या फिर जो लॉस जनरेट हुआ है, उस गेन या उस लॉस को इसके अंदर शो किया जाता है। इसीलिए इसका जो नेचर है वो नॉमिनल, तो ये है तो बात बिल्कुल ट्रू। अब आते हैं इसके रीजन पे। तो इसके रीजन में यही तो लिखा होना चाहिए कि भैया नॉमिनल अकाउंट किससे बनता है, एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज आता है उस चेंज से बनता है। तो देखते हैं क्या ऐसा लिखा है। आओ जरा, नीचे क्या कह रहा है, कह रहा है द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड इन केस देयर इज अ लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। जब एसेट में लॉस होता है, एसेट में लॉस होगा जब एसेट कम होगी, यानी कि वो क्रेडिट होगी, तो एसेट को कम करने की एंट्री डलती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो यहां पर ये वाली बात तो ठीक कह रहा है। एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और बेटा लायबिलिटीज के ऊपर लॉस हमें तब होता है जब लायबिलिटीज बढ़ती हैं और लायबिलिटी क्रेडिट होकर बढ़ेगी। तो इसकी एंट्री बन गई हमारी क्या, रिवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी। यानी कि दोनों ही बातें यहां पर रिवैल्यूएशन के बारे में, ये वाली कि रिवैल्यूएशन एसेट में लॉस और लायबिलिटी में लॉस दोनों को डेबिट किया जाता है, बात तो बिल्कुल ठीक है। जब एसेट की वैल्यू घटेगी तो एंट्री डलेगी रिवैल्यूएशन टू एसेट, और जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो एंट्री डलेगी रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। तो यहां पर ये वाली दोनों बातें ठीक है, पर इसकी बात है तो बिल्कुल ट्रू, पर इन दोनों का आपस में तो कनेक्शन नहीं है। पहला लिखा है रिवैल्यूएशन का नेचर नॉमिनल है, तो नीचे रीजन में ये लिखा होना चाहिए था कि रिवैल्यूएशन में एसेट और लायबिलिटीज में जो लॉस होता है, एसेट और लायबिलिटीज में जो लॉस होता है या फिर जो गेन होता है, उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। यहां पर तो वो खाली लॉस के बारे में बात कर रहा है, गेन के बारे में तो बता ही नहीं रहा है। तो यहां पर जो पहली लाइन है, दूसरी लाइन उसका रीजन शो नहीं कर रही है। तो ये दोनों लाइनें आपस में तो ट्रू हैं, पर इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। आइए जरा अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम लोग बात करेंगे, इसी के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है, एमसीक्यू कवर कर लिए और उसके अंदर असर्शन और रीजन कवर कर लिए। अब हम लोग कवर करेंगे इसी का तीसरा टाइप, जो कि होता है क्या, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइए जरा इसके ऊपर बात करते हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है पार्टनर्स चेंजिंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो will lead to the dissolution of partnership। क्या ये वाली बात सही कह रहा है? सोचो, dissolution of partnership कह रहा है, dissolution of partnership फॉर्म नहीं कह रहा है बेटा। इसे आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यानी ये वाली बात जो है लिखी बिल्कुल सही लाइन है। ये वाली दूसरी लाइन पे आते हैं, जरा स्टेटमेंट क्या कह रही है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट अफेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं तो क्या उनके रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई, उनकी इकोनॉमिक रिलेशनशिप बदल जाती है। रेशियो चेंज हो गया, रेशियो मतलब इकोनॉमिक रिलेशन। तो ये वाली लाइन जो लिखी है बिल्कुल यहां पर गलत लिखी हुई है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसी का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिए जरा। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, इफ द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ रिजर्व। आपको पता होगा बैलेंस शीट के अंदर अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है 10,000 का
और बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम की एडजस्टमेंट दे रखी है 15,000 की, उस सिचुएशन की बात कर रहा है। इफ द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ रिजर्व, द डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बिल्कुल ट्रू है भाई। अगर आपकी क्लेम की वैल्यू आपके रिजर्व से ज्यादा है तो डिफरेंस लायबिलिटी का जो है वो आप रिवैल्यूएशन से क्रिएट करते होंगे, आपको याद आ गया होगा। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? इफ वन पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर एटलीस्ट वन पार्टनर विल गेन। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, ऐसा ही तो होगा। अगर एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरा पार्टनर गेन करता है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हम अपने अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, अब अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर जो हमारा एक और टाइप के क्वेश्चन है जो कि क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी हम लोग ट्राई करते हैं। हर तरह का क्वेश्चन लेने का मैंने यहाँ पर कोशिश की है ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को समझ सकें। पेपर में सबकी प्रैक्टिस अगर आप करके जाओगे तो आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा ना। आप ज़रा देखो इस क्वेश्चन को। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन बाद में पढ़ना है। पहले आपको क्या पढ़ना है कि मांगा क्या है। देखो मैं आपको खुद जो बता रहा हूं ना, आपको अभी खुद समझ आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला। अब देखो जरा यहां पर क्या कह रहा है, पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो। हालांकि मैंने अभी क्या बोला कि क्वेश्चन अभी मत पढ़ना, ये मैं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसकी गहराई को समझ सको। 3 पार्टनर्स हैं आर, एस और एम। उनका रेशो क्या था? उनका रेशो था 5:3:2 और 1 अप्रैल 2024 से वो अपना रेशो चेंज कर रहे हैं। उसके नीचे कुछ कहानी लिखी हुई है, कुछ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के बारे में, कुछ गुडविल के बारे में, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ के देखना। पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्स इज नॉट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। तो आपको नहीं लग रहा इस क्वेश्चन की जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो खाली इन्हीं 2 चीजों से मिल जाएगा आपको? तो जब मुझे इतनी सी इंफॉर्मेशन से मेरा आंसर मिल जाएगा तो मैं ये वाली कहानी पढ़ के करूंगा क्या? मेरा तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो इसीलिए कह रहा हूं जब आपके पास एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले पूछो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, मांगा क्या है। आओ, तो अब आप देखो यहां पर ये 3 पार्टनर्स थे 5:3:2 में। अब इनका रेशियो चेंज हो गया। कह रहा है कौन सा पार्टनर ना सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। तो अगर आप ठीक से देखो तो यहां पर इसका जो रेशियो है, इसका है 5/10, इसका है 3/10 और इसका है 2/10। और अगर मैं इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर लूं तो ये फिलहाल क्या है, ये 2/10, 2/5, 2/5 और 1/5। तो अगर आप देखें यहां पर तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2/10। यानी कि m का रेशियो पहले भी 2/10 था और अभी भी 2/10 है। तो m ना सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। आप इसका आंसर वो वाला जो फॉर्मूला होता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता था ना कुछ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता था ना, तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो आपकी चॉइस है। जो मैंने यूज किया ये एक शॉर्टकट है, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो जरा क्या मांगा है। कह रहा है वाइल एडजस्टिंग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के बारे में बात कर रहा है। तो मेरे लिए जो जानकारी यहां पर काम की है, एक तो ये इंफॉर्मेशन काम की है और दूसरी ये वाली इंफॉर्मेशन काम की है। बाकी सब मेरे लिए बेकार है, ये गुडविल का मेरे लिए कोई यूज नहीं है कि नहीं। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कह रहा है वाइल एडजस्टिंग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एम के कैपिटल अकाउंट का क्या होगा, एम का कैपिटल अकाउंट क्या होगा ये पूछा है। देखो जरा समझो, इस क्वेश्चन में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कितने का है आपके पास बैलेंस शीट के अंदर, 1,35,000 रुपए का हमारे पास वो है। और नीचे क्या कह रहा है, वर्कमैन रेज्ड अ क्लेम, हमारे पास क्लेम कितने का है, 60,000 का है। तो बेटा जब आप इसको एडजस्ट करोगे तो 135 में से 60,000 का तो आपको क्लेम ही क्रिएट करना है जो बैलेंस शीट में चला जाएगा। यानी आपके पास यहां पर जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बच रहा है दैट इज 75,000 और वही 75,000 हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आप 75,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस रेशियो में, तो इसमें से m का शेयर कितना है, m का है 2/10। तो यानी कि m को कितना मिलना चाहिए, 15,000। तो अकॉर्डिंगली योर आंसर शुड बी क्रेडिटेड बाय 15,000। क्योंकि जब आप इस 75,000 को बांटोगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट
135 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 60,000 और 2 R 2S और 2 M। तो उसके अंदर M का जो हिस्सा है वो 15,000 है जो कि क्रेडिट हो रहा है। सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन डी। आओ जरा इसी के एक और क्वेश्चन है उसे भी ट्राई करते हैं। देखिएगा जरा इसमें क्या मांगा है, वाइल एडजस्टिंग द रिवैल्यूएशन गेन। रिवैल्यूएशन गेन बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिवैल्यूएशन का कितना अमाउंट दे रखा है, रिवैल्यूएशन 60,000 रुपए का दे रखा है। तो इसे भी तो आप लोग ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब आप इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पर पूछा है एस को कितना मिलेगा। तो बेटा एस का शेयर कितना था 3/10। तो 60,000 में से 60,000 का 3/10 यानी कि 18,000। सो योर एंट्री शुड बी, योर ऑप्शन शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹18,000। तो बस आपने इसी चीज का ध्यान रखना है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, उसके बाद जाके आपको पूरा क्वेश्चन में से सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और हम बहुत ही जल्दी अपने अगले चैप्टर जो कि इसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। टिल देन गुड बाय, बहुत ही जल्दी मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।